नमस्कार, मैं सुरेश जानी। आज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। जो अपन नेम रिएक्शन पढ़ रहे थे उन नेम रिएक्शन को और आगे लेकर जाएंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको और अधिक सहायता मिल सके। आज नेक्स्ट अपने रिएक्शन पढ़ेंगे रायमंड त्रिमान अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रायमंड त्रिमान अभिक्रिया। रायमंड त्रिमान अभिक्रिया किससे संबंधित है? फिनोल से संबंधित, फिनोल के केमिकल प्रॉपर्टीज से संबंधित है। फिनोल की अभिक्रिया करवाते हैं सार के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, दोनों से अपने अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन आ सकता है कि रायमंड त्रिमान अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, तो आप क्या लिखेंगे कि फिनोल की अभिक्रिया सांद्र सार केवल तथा क्लोरोफॉर्म के साथ करवाने पर ऑर्थोसेलिसाइल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे रायमंड त्रिमान फॉर्मलीकरण अभिक्रिया, और क्लोरोफॉर्म के स्थान पर कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया जाता है तो इसे रायमंड त्रिमान फॉर्मलीकरण, रायमंड त्रिमान कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। फॉर्मलीकरण और कार्बोक्सिलीकरण। अब करना क्या है? सिर्फ बिल्कुल सिंपल, फिनोल का फिनोल है, यहाँ पर जब क्लोरोफॉर्म लिया जाता है तो CH समूह जुड़ जाता है, CHO, और CH समूह कौन सा होता है? एल्डिहाइड का। इसीलिए कौन सी स्थिति है? ऑर्थो। क्या कहते हैं? ऑर्थो सेलिसाइल एल्डिहाइड। क्लियर? नेक्स्ट, यदि इस क्लोरोफॉर्म के स्थान पर है कार्बन टेट्राक्लोराइड और 3 जो अणु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, साथ उसकी जगह 4 अणु लिया जाता है, एक ऑक्सीजन बढ़ जाता है COOH, मतलब कौन सा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला समूह जुड़ जाता है तो उसे कहते हैं ऑर्थोसेलिसाइलिक एसिड। क्या कहा जाता है? ऑर्थोसेलिसाइलिक एसिड प्राप्त होता है। क्या सर ऑर्थो स्थिति होती है? पैरा स्थिति भी प्राप्त होती है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना इस रायमंड त्रिमान अभिक्रिया के अंतर्गत ऑर्थो स्थिति वाला प्रोडक्ट होता है, वो मेजर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के मध्य अंतर अणुओं का हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है, इसीलिए ये अधिक स्थायी होता है। अन्यथा बाकी वाले पैरा स्थिति वाले अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि सममित संरचना बनने के कारण। क्लियर हुआ? कंप्लीट? चले आगे। हाँ, नेक्स्ट रिएक्शन आपकी इंपोर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन ईथर संश्लेषण। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन आएगा विलियमसन ईथर संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ति कीजिए। तो ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड, RS कौन है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ स्थापन करवाने पर क्या प्राप्त होती है? ईथर। ये ईथर निर्माण की अभिक्रिया है, ईथर प्राप्त होती है। अब ईथर प्राप्त होगी, कैसे हुई? RX एल्किल हैलाइड का जो CH बंध का विघटन होगा और यहाँ पर जो सोडियम धातु अलग होकर के NaX के रूप में कहाँ निकल जाएगी? NaX के रूप में बाहर निकल जाएगा ROR, अर्थात कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, अलग श्रृंखला है, इसीलिए कहते हैं ROR कौन सा? ईथर। देखिए इसका एग्जांपल कैसे आ सकता है? एग्जाम आएगा CH3Cl प्लस NaOCH3। अपन ने R की जगह क्या लिया है? पहले बताया था मैंने, कौन सा? कार्बन श्रृंखला। तो क्या रहेगा? समीकरण की पूर्ति कीजिए। कैसे करेंगे पूर्ति? तो आपके दिमाग में आना चाहिए सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, यहाँ कौन है? सोडियम मेथोक्साइड, मैथिल समूह। इसकी अभिक्रिया किसके साथ? क्लोरोमेथेन के साथ करवाएंगे। तो कुछ नहीं करना आपको, NaCl कहाँ निकालना है? बाहर, और सीधा CH3OCH3। क्लियर? आपका क्या बन गया? ईथर, और NaCl कहाँ निकल गया? बाहर। आई बात समझ? इतना सा काम करना है विलियमसन ईथर संश्लेषण। नेक्स्ट अभिक्रिया विहाइड्रोजनीकरण। डायरेक्ट पूछ सकता है विहाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं, या आपको पूछेगा कि CH3 CH2OH ये कौन सा है? 1 डिग्री एल्कोहल, यहाँ लिखिएगा कॉपर, और 300 डिग्री सेल्सियस ताप और अभिक्रिया क्या कीजिए? पूर्ण कीजिए। तो विहाइड्रोजनीकरण मतलब कौन निकलेगा बाहर? हाइड्रोजन। विहाइड्रोजन कौन निकलेगा? हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होगा। कहाँ से होगा? एक होगा आपका एल्कोहल वाला आपका हाइड्रोजन OH बंध का क्या होगा? विखंडन होगा, और एक आपका जिस किसी भी कार्बन के साथ में जो आपका क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है या हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं एल्फा स्थिति। तो एल्फा स्थिति से क्या निकलेगा आपका? हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, ऐसे क्या निकलेगा? बाहर। बाकी वैसा कैसा? CH3 CH CH3 CHO CH3 CH CH3 CHO। जिस किसी भी कार्बन श्रृंखला के अंतर्गत CH समूह जुड़ा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं?
उसे एल्डिहाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्डिहाइड कहा जाता है। और ये कौन बनेगा? 1 डिग्री एल्डिहाइड। अब सर एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन नहीं बन सकता क्या? बिल्कुल बन सकता है। यदि आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, इसी की जगह यदि अपन ने 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया तो क्या बनेगा? इधर देखो आप, 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया, इसे ले लिया CH3OH। इस प्रकार का यदि आपको दे रखा है तो क्या प्राप्त होगा? देखिए आप, ये CH3, इसका नाम क्या हो गया? अभी इसका नाम क्या हुआ? प्रोपेन 2-ऑल, प्रोपेन 2-ऑल या प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल लिख सकते हैं आप। आगे लिख दिया कॉपर और 30 डिग्री ताप। फिर आपको क्या करना है? मैंने भी बताया बी हाइड्रोजन में ये वाला आपका हाइड्रोजन और एल पर स्थिति का हाइड्रोजन का निकलेगा बाहर, पीछे क्या बचेगा? CH3 COCH3। क्या नाम हो गया? कीटोन। कीटोन की प्रथम श्रृंखला कौन सी? एसीटोन। क्या बन गई? एसीटोन। तो क्वेश्चन पूछने वाला आपको पूछेगा प्रोपेन 2-ऑल को एसीटोन में परिवर्तित कीजिए। कर पा रहे? नहीं कर पा रहे? कर पाएंगे, बिल्कुल होगा आपसे। प्रोपेनॉल तो दिमाग होना चाहिए, अर्थात अल्कोहल से कीटोन, कौन सी अभिक्रिया? विहाइड्रोजनीकरण। आपको जैसे अपन आगे लिखा था जो अभी जस्ट पढ़ा है एल्डिहाइड वाला, तो एल्डिहाइड में परिवर्तित करने वाला सब का रूल है कि आपको फंडामेंटल नेम रिएक्शन याद होनी बहुत जरूरी है। चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आज के सेशन में जो इंपॉर्टेंट है वो सब अपन नेम रिएक्शन पढ़ लेंगे। ओजोनी अपघटन 11th क्लास से अपन पढ़ते आ रहे हैं। ओजोनी अपघटन किसे कहते हैं? ये ओजोनी अपघटन आपके कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियां हैं। इसके द्वारा एल्कीन का ओजोन के साथ उच्च ताप पर गर्म करने पर ओजोनाइड बनता है। ये एल्कीन है, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड ओजोन O3 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको बनता क्या? ओजोनाइड। इसका पुनः जल अपघटन, जिनकी उपस्थिति में जल अपघटन करवाने पर आपका क्या प्राप्त होगा? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड के अंतर्गत आपके दोनों एल्डिहाइड बन सकते हैं, दोनों कीटोन बन सकते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन बन सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। होती कैसे है? इधर देखिए, ये एल्कीन है, बिल्कुल शानदार तरीके बता रहा हूं आपको करने की आवश्यकता नहीं। जो आपको जो ओजोन अपघटन टप लग रही है अब टप नहीं होगी। O3 है, ये कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, तो आपको सीधा ध्यान रखना है। ये रहा कार्बन, ये कार्बन, डबल बॉन्ड हटा दिया, इसका सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। 3 ऑक्सीजन परमाणु है, 2 को ऊपर जोड़ दो, 1 को नीचे जोड़ दो, या 1 को ऊपर जोड़ दो, 2 को नीचे जोड़ दो। जैसे अपन ने इसको 2 को ऊपर जोड़ा है तो उल्टे वाई से क्या करना? इसको काटना है, उल्टे वाई से काट दीजिए आप, और कुछ नहीं करना, सिर्फ उल्टे वाई से काटना है। जो है उसको सीधा लिखो CO कौन सा सम? आर कौन सा होता है? कीटोन। वापस कौन? CO कीटोन, जिसे कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर बात? इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? पहला क्वेश्चन, ओजोनी अपघटन से आप क्या समझते हैं? इसके उत्पाद बताइए, या आपको उत्पाद के नाम देकर पूछेगा कौन से एल्कीन या किस प्रकार के एल्कीन का ओजोनी अपघटन करने पर ये प्रकार के 2 प्रोडक्ट प्राप्त हुए हैं और उनका आप आयुपेसी नाम लिखिए। पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह आएगा निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ति कीजिए। जैसे ये कौन है? प्रोपीन, साइड में क्या लिखा है? O3। कौन है? एल्कीन। करना कैसे? इधर देखो, आप भी करेंगे। मैंने क्या कहा था? कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड लेना है। ये आपका कार्बन कार्बन साथ कौन जुड़ा हुआ है? ये आपका हाइड्रोजन, यहाँ कौन है? CH3। लिख लिया? कंप्लीट। अब जो डबल बॉन्ड है यहाँ फ्री कर दो, यहाँ कार्बन, यहाँ कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है, ये आपके दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दो, एक हाइड्रोजन यहाँ। डबल बॉन्ड के मध्य क्या करना अपने को? 2 ऑक्सीजन जोड़ दिए। नीचे क्या करना अपने को? 1 ऑक्सीजन जोड़ना है, ये जोड़ दिया ऑक्सीजन। फिर क्या करना है? उल्टी वाई से काटना है सर ओजोनाइड। ये लो उल्टे वाई से अपन काट लिया, उल्टे वाई से काट लिया। फिर इसका क्या होगा? जिंक और H2O की उपस्थिति में जल अपघटन करवाया जाता है तो क्या प्राप्त होगा? CH3CHO। तो लिख लें CH3CHO प्लस HCHO। ऊपर दोनों है कीटोन थे, अब दोनों किसकी इकाई बनी है? CHO कौन बने हैं? एल्डिहाइड। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? एथेनॉल। इसका नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो गया आपका? एथेनॉल। अब क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। यदि एग्जाम में थोड़ा डीप में जाके पूछे तो पूछेगा एक
ओजोनी अपघटन के अंतर्गत एथेनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार की एल्कीन का नाम व IUPAC नाम लिखिए व संरचना सूत्र लिखिए। तो क्या करेंगे आप, एथेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड बनाए, वापस यहाँ से उल्टा जाएंगे, पूरा ब्रैकेट ये बनाकर देखेंगे, तब क्या प्राप्त होगा आपकी प्रोपीन। एक तरीका ये, दूसरा तरीका इसको पूर्ति करने वाला। तीसरा तरीका है इसका जो इंपॉर्टेंट सुनाने की संभावना है वो क्या रहती है कि प्रोपीन को या 1 प्रोपीन को एथेनॉल में परिवर्तित कीजिए। आपके दिमाग में आएगा 1 प्रोपीन को एथेनॉल, प्रोपीन मतलब एल्कीन, और एल्कीन से बनाना क्या है, एल्डिहाइड, एल्कीन से एल्डिहाइड अर्थात कौन सा, ओजोनी अपघटन। ये आपके मस्तिष्क में आना बहुत ही जरूरी है। चलिए चले आगे, चलो नेक्स्ट अभिक्रिया है रोजेनमुंड अपचयन। ये एल्डिहाइड बनाने की विधि है। ये अभिक्रिया एल्कोनॉइल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड अपने पढ़ा है, एल्केनॉइल क्लोराइड, एल्केनॉइल क्लोराइड RCOCl का अपचयन करवाना है। किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम प्लस कार्बन या पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट उबलती हुई जालियम की उपस्थिति के अंदर यह अभिक्रिया होती है। और यहाँ कार्बन और हेलोजन बंध का क्या होता है, विघटन होता है। और यहाँ 2 हाइड्रोजन परमाणु है, एक हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ, एक हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ जुड़ता है और RCHO अपना क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड। और HCl है वो गैस के रूप में कहाँ निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। इसका एग्जाम्पल कैसा आएगा, निम्नलिखित अभिक्रिया की पूर्ति कीजिए। इसका नाम क्या है आपका, मेथेनॉइल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड मतलब मेथेन एक है तो मेथेनॉइल है, मेथेनॉइल क्लोराइड, और मेथेनॉइल क्लोराइड है। इससे क्या बनेगा, कार्बन और हेलोजन बंध का विघटन होगा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो क्या बनेगा CH3CHO प्लस HCl, क्या बना, एथेनॉल। क्या बना है, एथेनॉल। आई बात समझ में। पूर्ति करने वाला प्रश्न आएगा, आपको 2H दिया हुआ है जाइलिन या जो आपका पैलेडियम प्लस कार्बन दिया हुआ है, सीधा दिमाग मानना चाहिए कौन सी अभिक्रिया, रोजेनमुंड अपचयन। क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। या किसी ने पूछे आपसे कि मेथेनॉइल क्लोराइड को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाला समीकरण लिखिए। हाँ, नेक्स्ट अपनी अभिक्रिया है स्टीफेन अभिक्रिया। नेमली से डायरेक्ट पूछा स्टीफेन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और ये सभी अभिक्रिया पढ़ेंगे। स्टीफेन अभिक्रिया, ईटार्ड अभिक्रिया, गाटर-मार्कोव अभिक्रिया, ये तीनों अभिक्रिया एक सम्मिलित हैं एल्डिहाइड के निर्माण से। एल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। पूछने का तरीका, स्टीफेन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ईटार्ड अभिक्रिया किसे कहते हैं, गाटर-मार्कोव अभिक्रिया किसे कहते हैं। गाटर-मार्कोव अभिक्रिया भी लिखा मिल सकता है, एक ही रिएक्शन है, ये आपको सीधा ध्यान में रखना है। गाटर-मार्कोव, ईटार्ड और स्टीफेन अभिक्रिया नेम से। दूसरा अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण कीजिए। तीसरा, टोलुइन को बेंजाल्डिहाइड में परिवर्तित करने वाला समीकरण लिखिए, या बेंजीन को बेंजाल्डिहाइड में परिवर्तित करने वाला समीकरण लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखिए पहली रिएक्शन स्टीफेन अभिक्रिया, एल्किल साइनाइड RCl, एल्किल साइनाइड का अपचयन 10 प्लस HCl की उपस्थिति में करने पर एल्डामीन प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड। कैसे, आपका 2 हाइड्रोजन है, एक इसके साथ जोड़ दो, एक इसके साथ जोड़ दो, RCH डबल बॉन्ड NH, क्लियर। इसे कहते हैं एल्डामीन, एल्डामीन। इसका क्या करना है आपने को, जल अपघटन। तो जल अपघटन H और H2 होता है, ऑक्सीजन और H2, सीधा बंध तोड़ना है, ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ दो और यहाँ से बंध टूटेगा, H2 इसके साथ जुड़ेगा तो -NH निकाल जाएगा बाहर, और RCHO कौन प्राप्त हुआ है, एल्डिहाइड। आई बात समझ में। स्टीफेन अभिक्रिया, एल्किल साइनाइड का अपचयन 10 प्लस HCl की उपस्थिति में करवाने पर एल्डामीन प्राप्त होता है, जिसका पुनः जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होती है। कंप्लीट दोस्तों। एग्जाम्पल ऐसा है, निम्नलिखित अभिक्रिया की पूर्ति कीजिए। तो आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड N मेथिल साइनाइड मतलब कौन है, अपचयन, किसकी उपस्थिति में, 10 प्लस HCl से दिमाग लगाना है, दोनों हाइड्रोजन जोड़ना। क्या करेंगे, CH3CH डबल बॉन्ड NH। आगे इसका क्या करेंगे, जल अपघटन। क्या करेंगे, जल अपघटन। ऑक्सीजन इसके साथ, हाइड्रोजन इसके साथ, क्या बनेगा,
CH3CHO क्या बन जाएगा आपका एथेनॉल। क्या बन जाएगा एथेनॉल। आई बात समझ में क्लियर। चले आगे ईटा अभिक्रिया में रिएक्शन जब बेंजीन के ऊपर CH समूह तो क्या कहलाता है टोलुइन। टोलुइन का जो आपका ऑक्सीकरण है क्रोमियम क्लोराइड की उपस्थिति में करवाने पर बेंजीन प्राप्त होता है। सीधा आपका हाइड्रोजन H2 बाहर निकलता है या CH जुड़ जाता है, इसे कहते हैं बेंजीन। क्वेश्चन पूछने की जरूरत थी तो इनको बेंजीन प्रयुक्त कीजिए तो कौन सी अभिक्रिया ईटा अभिक्रिया कंप्लीट। नेक्स्ट आपकी गाल्टरमान-कोक अभिक्रिया। बेंजीन को अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ निर्जल AlCl3 जिसे लुईस अम्ल कहते हैं इसकी उपस्थिति में करवाने पर क्या प्राप्त होता है आपको बेंजीन प्राप्त होता है। इसे गाल्टरमान-कोक अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन क्लीमेंसन ऑफ चेन पूछने लाए इंपॉर्टेंट डायरेक्ट पूछ सकता है। क्लीमेंसन ऑफ चेन आपसे क्या समझते हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया। कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन जिंक अमलगम एवं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाने पर क्या प्राप्त होता है एल्कीन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है CO बंध का क्या होता है विखंडन होता है। ये 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं H2 प्लस H2 दो हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दो, दो हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दो तो क्या रहेगा CH2 सिंगल बॉन्ड जिसे क्या कहते हैं एल्केन और बाहर कौन निकलेगा जल। वेरी इंपॉर्टेंट और सिंपल अभिक्रिया क्लीमेंसन अपचयन कार्बनिक कंपाउंड का अपचयन जिंक अमलगम एवं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाने पर एल्केन प्राप्त होता है। इसे क्लीमेंसन अपचयन कहा जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन सेम वोल किस तरह अपचयन वही आपका कार्बोनिल कंपाउंड कौन है कार्बोनिल कंपाउंड है और कार्बोनिक कंपाउंड आपका कौन एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन। यहाँ जिंक अमलगम था यहाँ हाइड्रोजन NH2 हाइड्रोजन या एथिल ग्लाइकोल के साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी उत्प्रेरक के रूप में लिया जा सकता है। जब इनको लेकर के आप अभिक्रिया करवाएंगे तो वापस क्या होगा वही CO कार्बन ऑक्सीजन बंध का विखंडन होगा और हाइड्रोजन 2 इस तरफ 2 इस तरफ और आपका क्या बन गया है एल्केन और जल का अणु करने के बाद प्रोडक्ट सेम है एल्केन जल का अणु और यहाँ पर आपका कार्बन कंपाउंड यहाँ भी कार्बन कंपाउंड 4 हाइड्रोजन परमाणु सिर्फ और सिर्फ क्लीमेंसन अपचयन और वोल किस तरह अपचयन के अंदर फर्क है इसमें हाइड्रोजन लेते हैं अपने रूप में ये जिंक अमलगम की उपस्थिति में करवाया जाता है। क्लियर सिंपल अभिक्रिया। नेक्स्ट बहुत अच्छी अभिक्रिया है बेयर विनेगर ऑक्सीकरण। ये अभिक्रिया एल्डिहाइड क्या है एल्डिहाइड का क्या करना है ऑक्सीकरण जो हमने एल्डिहाइड बनाया है इसका क्या करना है ऑक्सीकरण C6H5COOH इसे बेंजोइक अम्ल की उपस्थिति के अंतर्गत अपन क्या करवाते हैं एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। कुछ नहीं करना RCO ये आपका ऑक्सीजन है इसके मध्य एक ऑक्सीजन जोड़ना है बाकी कुछ नहीं करना RCOH आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। और यदि इसकी जगह आप किसका कीटोन का आप ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या होगा RCOR। तो RCOR का मतलब क्या होता है दोनों तरफ एस्टर का निर्माण होता है और यदि आप एल्डिहाइड लेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। यह अभिक्रिया बेयर विनेगर पूछने योग्य है कैसे कि आपको निम्नलिखित अभिक्रिया की पूर्ति कीजिए या एस्टर के निर्माण वाले समीकरण या परिवर्तित कीजिए। तीनों में से कुछ पूछने की संभावना रहती है कि आप बेयर विनेगर ऑक्सीकरण के द्वारा एल्डिहाइड से क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल एक ऑक्सीजन जोड़ना R कीटोन में R होता है एक ऑक्सीजन जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा एस्टर। क्लियर। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट रिएक्शन। हाँ अपन नेक्स्ट रिएक्शन अपने बी कार्बोक्सिलिक सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपन पढ़ रहे हैं नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं ज्यादा नहीं अभी अंतिम क्षणों में ये रिएक्शन जल्दी से अपन पूरा कर लेंगे। अब याद कर लीजिए बी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का सोडा लाइन का सूत्र क्या है NaOH + CaO क्या कहते हैं सोडा लाइन के साथ करवाने पर क्या प्राप्त होते हैं एल्केन बनाने की विधि है क्या प्राप्त होती है एल्केन। सीधा आपको इस बंध को यहाँ से क्या करना है
तोड़ना है और आपका हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ना है, बाकी फिक्स है। Na2CO3 का निकलेगा बाहर। एग्जाम्पल रूप में कैसे आएगा कि आपका ये रहा R की जगह CH3CONA कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम इलेवन सोडा लाइन लिखा है, आप कहेंगे अभिक्रिया की पूर्ति कीजिए, सीधा दिमाग में रखना है आपको R और इस कार्बन वाला बंद तोड़ना है, एक हाइड्रोजन के साथ जोड़ना है, CH4 मीथेन का निर्माण होगा और बाकी बाहर निकलेगा आपके लिए Na2CO3 का निकल जाएगा बाहर। क्लियर। वी कार्बोक्सिलिक अभिक्रिया सोडा लाइम की उपस्थिति आए वी कार्बोक्सिलिक अभिक्रिया देखना। नेक्स्ट कोलब्रुक विद्युत अपघटन, बिल्कुल सिंपल सिमुलेशन है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के पोटेशियम जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसका कौन सा लवण है, पोटेशियम लवण के 2 मोल साथ में लेना है। पोटेशियम लवणों का विद्युत अपघटन करने पर बंध तीन भागों से टूट जाता है। एक टूटता है यहाँ से आपका बंध है एल्किन और कार्बन टूट जाता है, एक आपका पोटेशियम यहाँ से बंध टूट जाता है और 3 प्रोडक्ट बनते हैं R मतलब कौन, एल्केन और 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पोटेशियम, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, पोटेशियम अलग हो जाता है और आपका एल्केन बनती है। ये दोनों अभिक्रिया अपने एल्केन के निर्माण की अभिक्रिया हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपको कहीं भी मिल सकते हैं, NCERT के अंदर दिया एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लेना। यहाँ R की जगह CH3COK होगा तो क्या होगा CH3 अर्थात एथेन का निर्माण हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और पोटेशियम बाहर। क्लियर। नेक्स्ट हेल-पोलार्ड-ज़िलिंस्की अभिक्रिया, कई बार पूछी गई इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसे हेल-पोलार्ड-ज़िलिंस्की अभिक्रिया भी कहते हैं। कहीं आपको हेल-वोलार्ड-ज़िलिंस्की अभिक्रिया HFZ या HVZ दोनों आपको देखने को मिल सकता है। ये अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल का हेलोजन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति के अंतर्गत अभिक्रिया करवाने पर एल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हेल-वोलार्ड या हेल-पोलार्ड-ज़िलिंस्की अभिक्रिया कहा जाता है। ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा है, एसिटिक अम्ल, कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। और एसिटिक अम्ल का अपन क्लोरीन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ से आपका HCl कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। 2 क्लोरीन के परमाणु एक यहाँ जुड़ जाएगा आपके कहाँ, यहाँ पर, तो CH2ClCOS क्या हो गया आपका एल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल 1 क्लोरो एथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, ध्यान रखना कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि एसिटिक अम्ल को 1 क्लोरो एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित कीजिए तो कौन सी अभिक्रिया, हेल-पोलार्ड-ज़िलिंस्की अभिक्रिया। देखिए अपन नेक्स्ट देखते हैं, आगे अपन देखेंगे अभिक्रिया इसके अंतर्गत। नेक्स्ट डिस्कशन आपकी हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाफमान ब्रोमाइड पूछने योग्य। और यहाँ ध्यान रखना गुड्स अभिक्रिया हमने पढ़ी थी डबलिंग सिस्टम, तो यहाँ ध्यान रखना एक कम कार्बन की आवश्यकता, जब भी एक कार्बन कम करना होता है तो आप हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया या इस अभिक्रिया को हाफमान निम्नीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। ये अभिक्रिया एल्किल एमाइड R का मतलब एल्किल, CONH2 मतलब कौन है, एमाइड समूह, इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ करवाई जाती है तो 1 डिग्री एमीन प्राप्त होती है। बाकी फॉर्मेट फिक्स है K2CO3 2 KBr और 2H2O का निकलता है, बाहर निकलता है, इसे हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया कहा जाता है। देख लीजिए आप इस एग्जांपल CH3CONH2 + Br + 4 KOH रिएक्शन दे रखा है, तो आपको क्या करना है, 2 कार्बन है लेकिन यहाँ कार्बन क्या करना है, एक कम पूर्ति करनी, तो क्या करना, पूर्ति करने के लिए सीधा आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका बंद है यहाँ से तोड़ देने का है और यहाँ क्या जोड़ देने का है, CH3NH2 + K2CO3 + 2 KBr + 2H2, आपकी रिएक्शन कंप्लीट। आई बात समझ में, सिर्फ हमने चेंजेबल R की जगह CH2 समूह जोड़ा है। नेक्स्ट रिएक्शन हाफमान कार्बिन एमीन अभिक्रिया, ये प्रयोगशाला परीक्षण है, एमीन के परीक्षण का काम करता है कौन, हाफमान कार्बिन एमीन अभिक्रिया, अर्थात RNH2 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ सांद्र सार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाई जाती है तो आपको एल्किल आइसोसाइनाइड RNC प्राप्त होता है। तरीके से जल का निकलता है, बाहर निकलता है, इसे हाफमान कार्बिन एमीन अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, इस R की जगह CH रखकर आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन
आपकी हैं केनिज़रो अभिक्रिया। ये बोर्ड ऑफ 2024 के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट नजर आ रही हैं केनिज़रो अभिक्रिया। केनिज़रो अभिक्रिया इसके लिए एल्डिहाइड के लिए, वे एल्डिहाइड जिनमें एल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। एल्फा हाइड्रोजन मतलब इसके साथ में और कार्बन जुड़ा उसके साथ एल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अर्थात वे एल्डिहाइड जिनमें एल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है वे सांद्र क्षार की उपस्थिति के अंतर्गत विसमानुपातन का मतलब होता है एक दूसरे को दोनों अपने परमाणु एक्सचेंज करने, विसमानुपातन है असमानुपातन। ये हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ जाएगा, इसका ऑक्सीजन परमाणु इस एल्डिहाइड के परमाणु के पास से आएगा, तब क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन निकल गया तो HCOO माइनस, इसे क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और CH3 आपका ये OH हो गया, इसे कहते हैं एल्कोहल। अर्थात केनिज़रो अभिक्रिया क्या बनी कि वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होते हैं विसमानुपातन अभिक्रिया के द्वारा सांद्र क्षार की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अल्कोहल का निर्माण करता है, इसे केनिज़रो अभिक्रिया कहा जाता है। आपको पूर्ण करने के लिए कहें तो आप कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल बना लीजिए। अब सुनिए ध्यानपूर्वक बात। अब इस नेम रिएक्शन के अंतर्गत अपने एक दो अभिक्रिया रही है, जो आपका एक अभिक्रिया है जो आपकी एल्डोल संघनन आप आराम से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और एक है ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण। दोनों अभिक्रिया आप आराम से पढ़िए और एनसीईआरटी के देख करके या राजस्थान बोर्ड की बुक से देख लीजिए, आराम से आपके हो जाएगी। अब नेक्स्ट 2-3 बातें बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिए। आप वर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत क्वेश्चन पूछने की प्रकृति मैंने बता दी। पूरा कंप्लीट रूप से अपन प्रथम क्लास में पढ़ने पूरा रूप से विस्तार समझा था। जिसने प्रथम क्लास नहीं देखी वो फर्स्ट वीडियो जाकर देखना, उसमें कंप्लीट तरीके से आपको क्वेश्चन पूछने के पैटर्न बताए गए। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना क्वेश्चन शॉर्ट कर नहीं आना है, कार्बन की संयोजकता का ध्यान रखना है। और अब अपने चैप्टर कितने हैं, 5। पहला चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिक, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति पहला आपकी क्लासिफिकेशन से पूछेगा, एल्डिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड या एल्डिल हैलाइड या एल्किल हैलाइड 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री कौन सा है, उसकी आईयूपीसी नाम पूछ सकता है। एलिल ब्रोमाइड का आईयूपीसी नाम बताइए, या वाइनिल क्लोराइड का आईयूपीसी नाम बताइए, या बेंजीलिक हैलाइड का आईयूपीसी नाम बताइए, उसका संकरण कौन सा है, वहां से क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन होता है CX बंध की प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, तो ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है CX बंध के साथ में उसकी जो बंध लंबाई और बंध ऊर्जा का क्रम भी कई बार पूछा गया है, और हाइड्रोजन अम्लों के प्रबलता क्रमों के बारे में पूछते हैं। फिर आपके आते हैं इसके बनाने की विधियां, और बनाने की विधियों के अंतर्गत आपकी जो अपने नेम रिएक्शन पढ़ी है वो कंप्लीट और पीसीएल 5 और पीसीएल 3 की अभिक्रिया आप पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट अपने इस पढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत अपन देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टाइज के अंतर्गत आप कंप्लीट तरीके से इसके क्वथनांक एवं गलनांक का बढ़ता क्रम और समायोगी वाले साकित और असाकित का क्रम ध्यान से देख लीजिए, तो आपका कल्याण हो जाएगा। सब पार्टों के अंतर्गत फिजिकल प्रॉपर्टाइज में यही फॉर्मूला अपने को लागू करना है। एक एमीन के अंतर्गत उसकी सारी सामर्थ्य और अम्लीय सामर्थ्य के बारे में पीके और पीकेबी के मान के बढ़ता क्रम और घटता क्रम आप जरूर याद कीजिए। फिर सबकी अपन क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टाइज, और केमिकल प्रॉपर्टाइज की नेम रिएक्शन अपन ने सबकी पढ़ ली है। लेकिन पहले पार्ट के अंतर्गत अपनी नेम रिएक्शन है वो अभिक्रिया होती है योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक सने योगात्मक अभिक्रिया, एक अणु और द्विअणु SN1 और SN2। तो आप SN1 और SN2 में 2-3 अंतर आप याद कर लीजिए। SN1 अभिक्रिया 2 पद में संपन्न होती है, SN2 1 पद में संपन्न होती है। किसमें संक्रमण अवस्था बनती है, किसमें रेशमीकरण बढ़ता है, और उनकी हाइड्रोजन का क्रियाशीलता क्रम होता है जो आपका 123 और 321, वो भी आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। साथ ही साथ लास्ट वाला पॉली हेलोजन यौगिक जिनमें क्लोरोफॉर्म है आपका DDT है, इसमें आपका फ्रियोन है। फ्रियोन के सूत्र आप देख लीजिए जो नोट्स में लिखवाए गए किताब में से, तो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट कल्याण हो जाएगा इस पार्ट के अंतर्गत। और इस पार्ट के अंतर्गत जो आपका समावेता है, त्रिविम समावेता, जो आपके सिस और ट्रांसफॉर्म कौन से बनते हैं, कितने समायु बनते हैं, और साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो रेशमिक मिश्रण बनता है, रेशमीकरण, वाल्डन प्रतिबंध भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। तो इस चैप्टर अपना क्या होता है, क्लियर होता है। उसके बाद अपना चैप्टर होता है एल्कोहल, फिनोल और ईथर। एल्कोहल, फिनोल, ईथर में आईयूपीसी नाम तीनों की। फिर एल्कोहल के अंतर्गत जो आपका कास्ट स्पिरिट और दहन स्पिरिट का सूत्र, और एल्कोहल के क्रमणीकरण से आप क्या समझते हैं, और एल्कोहल के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं, ये दोनों क्वेश्चन और एल्कोहल बनाने की विधियां आपने पढ़ ली। फिनोल के अंतर्गत आईयूपीसी नाम में फिनोल,
रिसोर्सिनॉल, कैटेकोल, क्विनोल, जाइनोल, ऑर्थोजाइनोल, ये कुछ फेनेटोल, ये आपके आईयूपीएसी नाम है। उन संरचना सूत्र को आप देख लीजिए। बनाने की विधियां अपन ने नेम रिएक्शन में पढ़ ली है। फिजिकल प्रॉपर्टाइज अपन ने पढ़ लिया है कि फिनोल किस प्रकार का होता है। जब उसको ऑक्सीजन के अंदर रखा जाता है तो हल्का गुलाबी रंग आ जाता है, क्योंकि क्या बन जाता है, क्विनोल में अंतर्गत कन्वर्ट हो जाता है। क्यों होता है, किसके साथ अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के परिणाम स्वरूप। इस बात को भी विशेष ध्यान रखना। और क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों के अंतर्गत बंद क्यों किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने के बाद में ये ओजोन गैस का निर्माण कर देता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एल्कोहल, फिनोल और ईथर के अंतर्गत। ईथर की भौतिक गुणधर्म पढ़ लीजिए, 2-3 लाइनें आप देख लीजिए। फिर आपका रहता है एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एल्डिहाइड व कीटोन के अंतर्गत आपका समीकरण को पूर्ण कीजिए वाला आएगा। निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, या नेम रिएक्शन से पूछेगा डायरेक्ट। आईयूपीएसी नाम लगभग नहीं पूछते हैं, कम पूछने की संभावना रहती है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टाइज, और इसके अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम पूछते हैं, आपको दे देगा कि सक्सेनिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम लिखिए, या एडिपिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम लिखिए, या आपके लैक्टिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम लिखिए, या ऑक्जेलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम लिखिए। आईयूपीएसी नाम और संरचना सूत्र कार्बोक्सिलिक अम्ल का आप क्या कर लीजिए याद। और कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिनोल और हेलोएरिन के अंतर्गत आपका क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रॉन संयुग्म प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। इलेक्ट्रॉन संयुग्म प्रतिस्थापन अभिक्रिया ध्यान रखना, ऑर्थो व पैरा निर्देशी समूह या ऑर्थो व पैरा निर्देशी या विचक्रणकारी समूह कहलाता है, जिसके अंतर्गत आपकी नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फिल्डक्राफ्ट एल्किलीकरण और एसिलीकरण अभिक्रियाएं शामिल होती हैं, जो आप आराम से देख लीजिए। कंप्लीट तरीके से एक ही फॉर्मेट है सभी रिएक्शन का जो अपन ने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन संयुग्म प्रतिस्थापन है अभिक्रिया। क्लियर। नेक्स्ट अपना चैप्टर बचता है एमीन्स। एमीन्स की सारी सामर्थ्य, एमीन का नामकरण, बनाने की विधि अपन ने पढ़ ली है। और एमीन के बाद में बेंजीन डाइएजोनियम जो हेलाइड है उसकी बनाने की विधि और उसकी युग्मन अभिक्रिया जरूर पढ़ के जाइए। और साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अंतिम चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल्स। कौन सा चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स जे अणु किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत आपके कौन कौन शामिल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एंजाइम और हार्मोन शामिल हैं, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे। कार्बोहाइड्रेट में आपके मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड, उदाहरण ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज और ये आपके फ्रक्टोज, और इसके साथ ही साथ स्टार्च, ये आप क्या कर लीजिए याद कर लीजिए। इनके क्या करना है, सब कुछ आप संरचना याद नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसकी संरचना सूत्र और उनके उपनाम, जैसे दुग्ध शर्करा किसे कहते हैं, आपकी फल शर्करा किसे कहते हैं, मीठी शर्करा किसे कहते हैं, इक्सु शर्करा से आप क्या समझते हैं, ये आप क्वेश्चन याद करके जरूर जाएं। और साथ ही साथ इनकी इकाइयों के नाम याद करना। फिर आपका रहता है प्रोटीन। प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थ संरचना। प्रोटीन के अंतर्गत आपके प्रोटीन का वर्गीकरण, आपकी कौन सी आपकी प्रोटीन गोली है, कौन सी आपकी रेशेदार प्रोटीन है, दोनों के उदाहरण। मायोग्लोबिन प्रोटीन कौन सी है आपकी, उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है और एग्जाम में आ सकता है। फिर आपका क्वेश्चन रहता है विटामिन संबंधित। विटामिन का क्वेश्चन ना ऐसा हो नहीं सकता। विटामिन के अंतर्गत उसकी आपका वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन और क्वेश्चन साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है आपके विटामिन के अंतर्गत। वो क्वेश्चन रहता है आपका विटामिन में कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, विटामिन का रासायनिक नाम। ए का नाम क्या है, जैसे रेटिनॉल, थायमिन, थायमिन किसका नाम है, राइबोफ्लेविन किसका नाम है, कैल्सिट्रोल किसका नाम है, टोकोफेरोल किसका नाम है, साइनोकोबालेंट किसका नाम है, पायरोडॉक्सिन किसका नाम है, फोलिक एसिड किसका नाम है। तो सब विटामिन के आप रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोग, उनके स्रोत जरूर याद करके जाए। और साथ ही साथ और क्वेश्चन पूछेंगे आपके आवश्यक अनावश्यक एमिनो अम्ल जरूर पूछा जाएगा। जैसे आपको मैंने सूत्र लिखवाया था टीबी मिल्पाथ और CCCPST, तो आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्लों की ट्रिक मैंने बताई थी, वो जरूर आप याद करके जाइए। ऐसे लेकर जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल है या कौन सा अनावश्यक एमिनो अम्ल है। और उदासीन, अम्लीय और सारे एमिनो अम्ल और ज्यूटर आयन और हार्मोन और एंजाइम, जो आपके जाइमेज एंजाइम, प्रोटीज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, इसको किस में कन्वर्ट करता है, यूरियज एंजाइम किसको किस में कन्वर्ट करता है। तो 2-4 हार्मोन के नाम, आरएनए में डीएनए में अंतर, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर, और जो नाइट्रोजन क्षारक सार हैं एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन और यूरेसिल, उसके बारे में थोड़ा अंतर और पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी के अंदर वाले थोड़े एग्जाम्पल, 2-4 क्वेश्चन, नियम अभिक्रिया और विशेष सूचना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल नमूना प्रश्न पत्र और अपने स्कूल के द्वारा लिया गया
जो आपका प्री बोर्ड का पेपर है उन दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके याद करके जाइए। पेपर को बिल्कुल ही समझकर अटेंड कीजिए, अल्बर्ट के अंतर्गत गलत क्वेश्चन नहीं करके आए। और इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं मिलूंगा नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। समय मिला तो आपकी वो क्लास भी मैं जरूर करवाऊंगा। 1 घंटे के अंतर्गत 5 पार्ट अपन पूरा कर लेंगे। आप ध्यानपूर्वक देखिए, ध्यानपूर्वक। अब ज़्यादा नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब जो आपको हम पिछले साल भर से पढ़ते आ रहे हैं, केवल उनको रिवाइज करने की आवश्यकता है। उनको रिवाइज कीजिए और आराम से पढ़िए, पेपर दीजिए। आपको आपके बोर्ड एग्जाम की, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।